अब कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट में जब हम बात करेंगे तो आज रिलायबिलिटी की बात कर चुके हैं, हम वीडियो की बात कर चुके हैं, सॉरी वैलिडिटी की बात कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम नॉर्म्स की बात करेंगे क्योंकि नॉर्म्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है जब हम किसी टेस्ट को बना रहे होते हैं। क्या होता है नॉर्म्स का मतलब ये है कि जब हम कोई एक स्टैंडर्डाइज चीज़ बना लेते हैं और उससे कंपेयर करते हैं दूसरे की। जैसे मान लो हम किसी व्यक्ति को अच्छा कह रहे हैं, तो हम क्यों अच्छा कह रहे हैं? हमारे दिमाग में उस अच्छा कहने के प्रति, उस अच्छा कहने के लिए क्या पॉइंट्स हैं, क्या स्टैंडर्डाइज पॉइंट हमने डिसाइड किए हुए हैं, जिसके आधार पर हम उस व्यक्ति को अच्छा कह रहे हैं। तो ये जो हम अच्छा कहने के लिए जो स्टैंडर्डाइज पॉइंट्स होते हैं, यही नॉर्म्स कहलाते हैं। अब नॉर्म्स जो हैं वो कई तरीके के होते हैं। एक तो वैसे तो अगर हम क्राइटेरियन के आधार पर बात करें तो दो तरीके के हैं, क्राइटेरियन टेस्ट और नॉन क्राइटेरियन टेस्ट। वैसे अगर देखा जाए तो जो एक एवरेज ग्रुप का जो एवरेज बिहेवियर होता है वही एक तरीके से नॉर्म्स बन जाता है। यानी हम अगर एक पर्टिकुलर एज की बात करें तो उस एज में जो नॉर्मली जो बिहेवियर होता है वही नॉर्म्स बन जाता है, उसी के अकॉर्डिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 12 साल का बच्चा अगर जिस तरीके की क्लास में पढ़ता है तो हम वो जो मैक्सिमम जो 12 साल के बच्चे करते हैं, किस तरह से क्लास में स्टडी करते हैं, अगर हम उसकी स्टडी कर लें तो वो एक तरीके से नॉर्म्स बन जाता है। और उसकी कंपेयर करके फिर हम अगर किसी बच्चे का नॉर्म्स डिसाइड कर रहे होते हैं तो हम उसी के आधार पर कहते हैं कि हाँ, ये जो इसकी एज है वो लगभग 12 साल होगी, क्योंकि ये इस तरीके का बिहेव कर रहा है जो कि एक 12 साल का बच्चा करता है। तो जो कि एक 12 साल का बच्चा करता है, वो बिहेव ही हमारा जो है वो नॉर्म्स कहलाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग की अगर बात करें तो इसके संदर्भ में अगर नॉर्म्स की बात करें तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि जिसके आधार पर हम ये टेस्ट को असेस करते हैं कि ये टेस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। अब रॉ स्कोर के बारे में भी जान लो कि हम इसको असेसमेंट के रूप में कैसे देखते हैं नॉर्म्स को। देखो, रॉ स्कोर हैज़ नो लैब्स, है ना? रॉ स्कोर का कोई भी मानक नहीं होता, कोई भी इसको हम किसी भी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे एक बच्चे ने 10 में 8 नंबर लिए, है ना? ये एक बच्चे ने 8 नंबर लिए, ये उसका रॉ स्कोर है। अब इसका कोई आधार तो हो, कोई नॉर्म्स टू डिसाइड हो कि क्लास में कितने बच्चे थे या और बच्चों के मार्क्स कितने थे, या कितने में से कितना है मार्क्स, या 10 में अगर 8 भी हम कह रहे हैं तो दूसरे बच्चों का भी तो देखना पड़ेगा ना। कि अगर मान लीजिए एवरेज है, सभी के 8 हैं तो वही एवरेज है, और अगर उसके हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है तो उसका हाईएस्ट है, और अगर उससे ऊपर भी बच्चों के मार्क्स हैं, वो सबसे नीचे मार्क्स है 8 नंबर, तो वो डल है ना? तो ये जो स्टैंडर्डाइज करना है, वो ही रॉ स्कोर को स्टैंडर्डाइज करना ही एक तरीके से नॉर्म्स कहलाता है। कई तरीके के होते हैं, जैसे एज नॉर्म्स है, ग्रेड नॉर्म्स है ना? एज के आधार पे हम नॉर्म्स को डिसाइड करते हैं, या कक्षा के हिसाब से, ग्रेड माने कक्षा, कक्षा के हिसाब से हम नॉर्म्स को डिसाइड करते हैं। क्राइटेरियन पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम मानक का करते हैं। जैसे हमने एज और ग्रेड के बारे में बात की, एक और है परसेंटाइल नॉर्म्स और एक है स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्म्स, जिसमें हम टीटर जेड स्कोर्स इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एज नॉर्म्स की बात कर लेते हैं। एज नॉर्म्स का मतलब ये है जब हमारा क्राइटेरियन पॉइंट जो है, यानी जो रेफरेंस पॉइंट है, वो हमारा एज हो जाता है। जैसे 12 साल के बच्चे को इतना नॉलेज होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ जो एज है, जो नॉर्म्स है, वो हमारा एज पर बेस्ड है। अगर वो बच्चा अ, उस नॉर्म्स 12 साल के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस नहीं देता है तो ये माना जाएगा कि ये जो है वो पीछे है ना, बैकवर्ड है। या अगर उसकी परफॉर्मेंस 12 साल के बच्चों के हिसाब से जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, तो हम ये बोलेंगे कि ये बच्चा मतलब इंटेलिजेंट है, उसमें अति बुद्धिमान में आता है या बुद्धिमान बच्चों में आता है।
इंटेलिजेंट चाइल्ड में आता है। तो जब हम नॉर्म्स में रेफरेंस पॉइंट या क्राइटेरियन पॉइंट हमारा एज होता है तो हम एज नॉर्म्स करते हैं। उसी तरह से ग्रेड नॉर्म्स है। ग्रेड नॉर्म्स में हम कक्षाओं को लेते हैं। कक्षा मतलब जैसे क्लास 1 का बच्चा है तो हम ये मान के चलते हैं जो मैक्सिमम एवरेज लोग बच्चे कक्षा 1 के करते हैं उसके आधार पे ये रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। अब बाकायदा पूरा टेस्ट होने रिसर्च के बाद ऐसे ही नहीं इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 का बच्चा है और हम ये कहें कि इसको 1 2 3 की नॉलेज ABCD और छोटा बड़ा आना चाहिए, तो अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो वो ग्रेड 1 के लायक नहीं है। और अगर वो क्लास 1 के लायक नहीं है और अगर वो ये चीज़ें उसको आती हैं तो वो क्लास 1 या ग्रेड 1 के लायक है। तो ये एक जो रेफरेंस पॉइंट है या जो क्राइटेरियन पॉइंट है वो ग्रेड नॉर्म्स कहलाता है। परसेंटाइल, देखो परसेंटाइल जो नॉर्म्स है वो परसेंटेज नहीं है ना। परसेंटेज होती है जो इसमें हम 100 से कंपेयर करते हैं, और परसेंटाइल होता है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि उससे कम कितने बच्चे, जैसे मान लीजिए 80 परसेंटाइल है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो परसेंटाइल है 80 परसेंटाइल उससे नीचे कितने बच्चे हैं, है ना। जैसे निकालने का तरीका ये है, जैसे कि मान लीजिए 100 में 40%, जैसे मान लीजिए 100 में 40 आए किसी बच्चे के तो ये 40% हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक कंपटीशन है और उसमें करीब 5,000 बच्चा बैठा है और टोटल जो है वो 4,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, है ना। तो सपोज आपका उसमें 80% आया और 80% से नीचे जो बच्चे हैं वो 2,000 थे, तो जो इसका परसेंटाइल निकालने का तरीका है वो होगा 2,000 गुणा 80 अपॉन 100। हाँ, तो परसेंटाइल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे के एक एक जो टेस्ट है उसमें टोटल 5,000 बच्चा बैठा, जिसमें कि आपकी परसेंटेज सपोज कीजिए कि 80% आई और आपसे नीचे 80% से कम वाले जो बच्चे थे वो 2,000 थे। तो इसकी परसेंटाइल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो जितने बच्चे इसमें अपीयर हुए थे, है ना, पहले तो जितने बच्चे 80% से नीचे थे तो 2,000 और मल्टीप्लाई विथ 100 अपॉन टोटल जो है वो जितने बच्चे अपीयर हुए वो हैं हमारे 4,000, है ना। तो 2,000 अपॉन 4,000 मल्टीप्लाई विथ 100, तो ये आपका हो गया 50, यानी परसेंटाइल जो है वो आपका 50 बैठा। यानी 50 पर आपका जितना भी वो है रैंक, जितना भी परसेंटाइल हमें ये बताता है कि आपके जो नंबर है उससे नीचे कितने परसेंट, मतलब कितने उसके नीचे कितने परसेंट वाले कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो हैं। आप इस परसेंटेज को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसी परसेंटाइल को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि अगर एक क्लास में 10 बच्चे थे और उनके मार्क्स टोटल दिए परसेंटाइल निकालने के लिए, सपोज जिसके 10 मार्क्स आए हैं उसका अगर हम परसेंटाइल निकालें तो उसके नीचे टोटल 9 है ना, जिनके 10 से कम है, तो 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई विद 100 90 हो गया। ऐसे ही 4 नंबर जिसका उसका अगर परसेंटाइल निकालें तो उसके नीचे जो है वो 4 बच्चे और आ रहे हैं जो उसके नीचे हैं, तो 4 जिनके मार्क्स 4 से कम है, तो 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई विद 100 इज इक्वल टू 40। सिमिलरली 2 नंबर वालों का परसेंटाइल 1 अपॉन 10, क्योंकि इसके नीचे केवल एक ही है, इसके मार्क 2 से कम है ना, इंटू 100 मल्टीप्लाई विद 10, तो 2 नंबर वाले का जो परसेंटाइल है वो 10 है। एवरेज और स्टैंडर्ड स्कोर की सहायता से, एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन की सहायता से हम जो ऑर्डिनरी स्कोर होता है, रॉ स्कोर होता है, उसको हम स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स में बदलते हैं। 4 स्केल हैं मुख्यतः जो यूज होते हैं: जेड स्कोर, सी स्कोर, टी स्कोर, स्टेनाइड स्कोर। जेड स्कोर x माइनस सिग्मा अपॉन एम, जेड टी स्कोर इज इक्वल टू 10z प्लस 50, और सी स्कोर c इज इक्वल टू 5 प्लस 2z, और स्टेनाइन स्कोर एस एस इज इक्वल टू 5 प्लस 1.96 इंटू जेड। जहाँ पे जो x होता है वो स्कोर होता है, m मीन होता है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये ऑर्डिनरी स्कोर को स्टैंडर्डाइज स्कोर में यानी एक नॉर्म्स बना लेते हैं, उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं
जेड स्कोर के अंतर्गत इतने मार्क्स आ रहे हैं, टी स्कोर के अंतर्गत इतनी वैल्यू है, सी स्कोर के अंदर इतनी वैल्यू है, स्टेनाइन स्कोर के अंतर्गत इतनी वैल्यू। एक क्वेश्चन है जिसके आधार पर आप जेड स्कोर और सी टी स्कोर, सी स्कोर, स्टेनाइन स्कोर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो निकाल सकते हैं। ये आपके एमएड में काम में आता है। और इस जो सेकेंड ईयर का जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है उसमें भी ये जनरली दिया जाता है। तो क्या है कि अगर आपका कोई टेस्ट कोई आइटम ऐसा दिया है जिसका कि मीन जो है वो 60 है, जो है वो 8 है, 80 है, जो सिग्मा है वो 11 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको जेड स्कोर निकालना है। जेड स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा। अब हमने जेड को निकाला एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, तो एक्स जो है वो हमारा 82 है और 60 हो गया। तो 82 माइनस 60 अपॉन 11 इज इक्वल टू 22 अपॉन 11 इज इक्वल टू प्लस 2 सिग्मा। ये हमारा आंसर हो गया जेड। टी स्कोर में जब हमने फॉर्मूले में इसको रखा तो हमारा 70 आया, और सी स्कोर में जब हमने 5+2z में फॉर्म इसको रखा, इसकी वैल्यू को रखा तो 9 आया। इस तरह स्टेनाइन में भी हमने जब किया 5+1.96z और z की वैल्यू इसमें पुटअप कर दी तो हमारा टोटल 9। तो इस तरह से हम जो रॉ स्कोर होता है उसको स्टैंडर्डाइज स्कोर में चेंज कर लेते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक नॉर्म्स की कुछ विशेषताएं होती हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये अपडेटिंग और रिन्यूअल होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि हम 20वीं शताब्दी की या 19वीं शताब्दी की या 21वीं शताब्दी की जो है वो नॉर्म्स को अब 22वीं शताब्दी में कर रहे हैं। हमेशा नॉर्म्स को की अपडेटिंग या रिन्यूअल होता रहना चाहिए। अब इसके बाद है रेलिवेंस। रेलिवेंस होना चाहिए, मतलब इसके आधार पर रेलिवेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इरेलीवेंट हो वो चीज़। देन इसके बाद है कंपेयर। हम तुलना कर सकें, हम ये देख सकें कि तुलना कर सकें, हम ये देख सकें कि अगर कोई बच्चा मतलब बिना बताए हुए वो जो स्कोर है वो एक दूसरे कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा बुरा है, कौन सा बच्चा कम मार्क्स लाता है, ये कंपेयर कर सके। तो कंपेयर भी करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्टैंडर्डाइज स्कोर को लिया जाता है। देन इसके बाद रिप्रेजेंटेटिवनेस, यानी यानी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसा ना हो कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करे। हम सभी स्टैंडर्डाइज है तभी अच्छा है जब हम वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। तो ये था आपका नॉर्म्स, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर अपने कमेंट्स अच्छे से कमेंट्स डालिए।